राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त दद्दा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों और हिंदी प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं दद्दा के परिवार का अंश बनी, उनकी पौत्रवधू बनी। और उनकी पौत्रवधू बनकर जब मैं उनके घर आई तो मुझे उनकी विरासत को देखने, समझने और सहेजने का मौका मिला। मुझे दद्दा का सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन अपने बड़ों से जब उनके बारे में जानती हूँ तो मन उनके प्रति नतमस्तक हो जाता है। जितनी सशक्त उनकी लेखनी थी, उतना ही विनम्र उनका व्यक्तित्व था। आदरणीय कक्का जी यानी मेरे पिता उर्मिलाचरण जी गुप्त जब मुझे उनके संस्मरण सुनाते थे तो लगता था कितने महान थे दद्दा। उनका अतिथि प्रेम जो था वो सभी जगह बहुत ही प्रचलित था। उनके साहित्य की बात करें तो ऐसा कोई भी काल नहीं है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि यूँ ही नहीं दी थी। सन 1936 में जब महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्र ने मुझे महात्मा बनाया है और इन्हें राष्ट्रकवि। ऐसा कोई भी काल नहीं है जिस पर दद्दा की कलम ना उठी हो, और उठी भी तो ऐसी कि उनकी रचनाएं कालजयी हो गईं। चाहे हम साकेत की बात करें, यशोधरा की बात करें, नहुष की बात करें, जयद्रथ वध की बात करें, हिंदू, स्वदेश संगीत, रंग में भंग उनकी पहली कृति थी जो सन 1909 में प्रकाशित हुई थी, और सन 1912 में जब भारत भारती प्रकाशित हुई तो अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दी थी। इतनी सशक्त थी भारत भारती। भारत भारती तो कालजयी रचना बन गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये तो युग युगांतर तक नवयुवाओं को प्रेरणा देने वाली और एक हुंकार भरने वाली कृति है। हमारे दद्दा विरले थे और आज भी उनकी रचनाएं हमारे लिए उतनी ही सारगर्भित हैं जितनी उस समय थीं। दद्दा की जयंती पर मैं उनकी प्रिय पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, जो वो लगभग अपनी सभी जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं, मंगलाचरण जिसको बोलते हैं, वो सभी में शायद उनकी मिल जाए। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावुद्भावनी, हे भारती, हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीतावते गीतामते। मैथिलीशरण गुप्त जी की जयंती पर प्रवीण प्रभात चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। साकेत के रचनाकार, बुंदेली धरा के अमर सपूत, द्विवेदी युग के श्रेष्ठतम कवि, कुशल राजनेता, परम सम्माननीय मैथिलीशरण गुप्त जी की आज जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आदरणीय गुप्त जी ने बुंदेलखंड का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया। उनके महाकाव्य को जन जन तक पढ़ा जाता है। ऐसे महान रचनाकार कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की जयंती पर शुभकामनाएं, और प्रवीण प्रभात चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से विनम्र शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। यह चैनल ऐसे साहित्य जगत के मनीषियों को दिखाता है, उनकी बातों को समाज में ले जाता है। इसलिए भाई प्रवीण गुप्त जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। नमस्कार। हमारे मित्र प्रवीण गुप्त ने आग्रह किया कि मैथिलीशरण गुप्त पर हम कुछ बात करें। मैथिलीशरण गुप्त हिंदी साहित्य का एक सशक्त नाम, क्योंकि जिस वक्त हिंदी अपना आकार ले रही थी भाषा के रूप में, उसी समय मैथिलीशरण गुप्त इस भाषा में अपनी रचना कर रहे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में उनकी रचनाओं को छापना आरंभ किया था, वे प्रकाशित होती थी, और गुप्त जी भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु ही मानते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने ग्रामवासी मुंशी अजमेरी जी को भी काव्य में अपना अग्रज मानते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने
लगभग सभी काव्य विधाओं का उपयोग किया। उन्होंने प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, उद्बोधनात्मक काव्य, मुक्तक काव्य, सभी प्रकार की विधाएं। साकेत की बात करें तो महाकाव्य, राम काव्य परंपरा में साकेत एक महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है और जय भारत भी उनका महाकाव्य। अगर हम खंड काव्य की बात करें तो जयद्रथ वध और पंचवटी, चंद्रहास चर्चित हैं। अगर हम मुक्तक काव्य की बात करें तो भारत भारती की बात आती है। भारत भारती है, विश्ववेदना है, स्वदेश संगीत है। इन सारी रचनाओं का उल्लेख किए बिना उनके मुक्तक काव्य की बात हम नहीं कर सकते। भारत भारती के संदर्भ में तो कहते हैं कि भारत का वो वर्णन और आज भारत की स्थिति पर अगर हम विचार करें तो बहुत ज़्यादा अंतर अनुभव नहीं होता, क्योंकि जब ये कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आज मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी, तो निस्संदेह है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी पर विचार करके समस्याओं पर विचार करना आज की परिस्थिति में बहुत आवश्यक लगता है। क्योंकि परिस्थितियां जिस तरह की वर्तमान में देश में उपस्थित हैं, तो मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि कवि तो दृष्टा होता है ना, तो पहले से ही कवि उन सारी स्थितियों को भांप लेता है, ऐसा व्यक्त होता है। उनके जो उद्बोधनात्मक काव्य हैं, फिर उसमें प्रत्येक संप्रदाय के लिए उन्होंने विचार किया है। उनकी संवेदना में हर धर्म, संप्रदाय और व्यक्ति है। काबा और करबला के माध्यम से वे मुस्लिम समाज में चेतना और जागृति की बात करते हैं, तो अर्जन और विसर्जन में वे ईसाई समुदाय को लेकर बात करते हैं। वे गुरुकुल में सिख समुदाय को लेकर बात करते हैं। गुरुकुल में तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में हम ये अनुभव करते हैं कि हम ये कहते हैं कि भारत में 4 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, 6। लेकिन गुप्त जी क्या कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से भले ही हमने सिख धर्म को एक प्रकार से निजी स्वार्थों के तहत कहिए या राजनीतिक आवश्यकताओं के तहत कहिए, लेकिन ये वास्तव में ये रूप था नहीं। जिस तरह का इतिहास है, जिस तरह की रक्षा के सूत्र, जिस तरह का शौर्य सिख संप्रदाय ने प्रदर्शित किया है और संस्कृति और धर्म की रक्षा में, तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, किंतु हिंदुओं से सिखों का मुझे विरोध नहीं है इष्ट। किंतु हिंदुओं से सिखों का मुझे विरोध नहीं है इष्ट। संप्रदाय है एक इसी का, पंथ खालसा वीर विशिष्ट। ये कहकर गुप्त जी स्पष्ट संकेत करते हैं कि वे कहना क्या चाह रहे हैं। जब नारी के रूपों की बात करते हैं, समाज में उनकी स्थिति की बात करते हैं, तब वे साकेत की रचना करते हैं। साकेत में उर्मिला की स्थिति की बात करते हैं। वास्तव में क्या वनवास सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण का था? नहीं, प्रकारांतर से एक वनवास तो उर्मिला भी भोग रही थी और इसीलिए उर्मिला के पक्ष में कवि खड़े दिखाई देते हैं। यशोधरा में वे कहते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा की मनस्थिति, क्योंकि स्त्री के 2 प्रमुख रूप हैं, एक पत्नी का और एक माता का, और यशोधरा में इन दोनों रूपों को उभारने में, इन दोनों रूपों को व्यवस्थित रूप से संप्रेषित करने में मैथिली शरण गुप्त का कवि पूरी तरह से सफल लगता है। और साकेत के माध्यम से जो एक पंक्ति, कवि की कल्पना क्या है, इच्छा क्या है, भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। वो धरा पर स्वर्ग उतारने की बात नहीं करते, वे भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया कहते हैं। यही कवि की आकांक्षा है। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि के मान से सम्मानित हैं, आज उनका विपुल रचना संसार हम तो शायद उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे जितना हमसे पहले के कवि सब लिख कर गए हैं। वो अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना अधिक मुखर और प्रखर हो सकेगी। ये अवसर मुझे दिया कि मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि पर हम 2 शब्द कह सके। आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्रीय कवि थे और उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो युवाओं में चेतना जगाकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और हमारे समूचे बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया। ऐसे महान राष्ट्र कवि को मैं छतरपुर विश्वविद्यालय के पूरे कुल सचिव परिवार की ओर से शत शत नमन करता हूं और समूचे बुंदेलखंड के लोगों के ओर से मैं आज उनकी जन्मशती के ऊपर उन्हें नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आज भी याद है, जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र कवि गुप्त जी की जयंती पर सभी को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित है अपने अपने स्तर पर जो है कोई घर परिवार में, कोई संस्थाओं में सूक्ष्म रूप में उनकी जो है जयंती को मनाएंगे। उनके साहित्यिक चर्चाएं वेबिनार के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सामने आएगी। मैं चाहता हूं कि हर वर्ष की तरह धूमधाम से तो नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से, संचार मीडिया के माध्यम से जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से जो है सफल बनाएं। और एक और मेरी इच्छा है कि उनके हम उम्र जो हैं उनको घर घर जाकर उनको जो है उनकी जयंती में उनका आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। गुप्त जी ने साहित्य में जो अवदान दिया है वो बड़ा चिंतन मनन और सोच के बाद जो है उनकी साहित्यिक रचनाएं उभर के सामने आई हैं। चाहे साकेत जैसा महाकाव्य हो, उर्मिला जैसी महान नायिका को किसी साहित्यिक कृति में न उतना महत्व दिया गया है, न प्रभुत्व दिया है, जिसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए गुप्त जी का प्रथम महाकाव्य साकेत। इसके अलावा उनका जो यशोधरा है बड़ा अद्भुत काव्य है, बड़ा मार्मिक है और बड़ा जो है प्रासंगिक है और बड़ा जो है दूरगामी है। सखी जे जो है पूरा जो है बौद्ध के विषय में यशोधरा को जो पीड़ा है, पीड़ा भी है और खुशी भी है। पीड़ा इसलिए है कि वो तपस्या करने चले गए, खुशी इसलिए है कि वो तपस्या करने चले गए, लेकिन कष्ट इस बात का है कि वो बिना बताए चले गए हैं। मैं ऊष्मा सी यही रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। बड़ा अद्वितीय जो है प्रबंधात्मक काव्य उनका और इतिहास से कई पात्रों को उठा के, जैसे जयद्रथ वध है, नहुष है, पंचवटी। मुझे नहीं लगता है कि पंचवटी जैसा अद्भुत प्रसंग सरल, सहज, साहित्यिक और बिल्कुल चित्रोपमता शैली में जो गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, युगांतकारी रहेगा। और जब उनकी जयंती आती है सारा उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व बुद्धिजीवियों के सामने उभर कर सामने आता है। मैं ऐसी महान विभूति को जो है नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे बुंदेलखंड के ऐसे सपूत और राष्ट्र कवि हैं जिन्होंने पूरे भारत भूमि में स्वाधीनता आंदोलन में भारत के जनमानस को जगाने के लिए अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी भारत भारती के माध्यम से हमारे पूरे देश के निवासियों के अंदर एक अपूर्व राष्ट्र भाव जागृत हुआ, जिससे हमें आज़ादी की लड़ाई प्राप्त करने में मदद मिली। मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर हम सब उन्हें याद करें और न केवल याद करें बल्कि उनके साकेत से लेकर के वो तमाम ग्रंथों के अध्ययन मनन के साथ साथ बुंदेलखंड और भारत के आज के परिवेश में उन रचनाओं की प्रासंगिकता को समझें और अपनाएं। मैं मैथिली शरण गुप्त जी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आदरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी की पावन जयंती है।
मैं उनके श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ। गुप्त जी आधुनिक कविता के प्रणेताओं में से एक हैं। जिस समय अधिकांश कवि क्षेत्रीय भाषाएं जैसे ब्रजी, मैथिली इत्यादि में लिख रहे थे, उस समय दद्दा ने खड़ी बोली को चुना और खड़ी बोली के शीर्षस्थ रचनाकार के रूप में स्थापित हुए। उनके अमर महाकाव्य भारत भारती ने जहाँ स्वाधीनता की अलख जलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति एवं धर्म से प्रभावित रही। महाकाव्य साकेत रामायण के उपेक्षित चरित्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को चित्रांकित करता है एवं यशोधरा बौद्ध धर्म को प्रतिबिंबित करता है। बुंदेलखंड साहित्य अकादमी के संस्थापक स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद गुप्त जी ने राष्ट्रकवि जी की जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। आशा है यह सिलसिला चलता रहेगा और आज के दिन आदरणीय राष्ट्रकवि जी की याद में साहित्यकार सम्मानित होते रहेंगे। गुप्त जी ने बुंदेलखंड की मिट्टी में जन्म लेकर हम सबको गौरवान्वित किया है, जिसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। उनकी सभी रचनाएं आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं एवं उच्च जीवन मूल्यों के साथ समाज एवं देश की सेवा हेतु प्रेरित करती है। सादर श्रद्धांजलि। आप सभी को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको विदित है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के पास चिरगांव में हुआ था और आज़ादी के पहले भी उनकी कविताओं को गाकर आज़ादी के मतवाले झेल जाते थे और प्रोत्साहित रहते थे, उत्साह से ओतप्रोत रहते थे। आज फिर वैसी ही कुछ संकट की घड़ी अपने देश पर है। चारों तरफ से पड़ोसी देश आक्रमण कर रहे हैं, तो एक बार युवा पीढ़ी को चाहिए कि उनको दोबारा से सुने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। सभी को नमस्कार। 3 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय कवि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को हम हमारे देश के जो कवि हैं उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उन पर मनन करते हैं, विचार करते हैं। इस दिवस का जो महत्व है वो ये है कि इस दिवस पर हमारे देश के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो समाज की उपेक्षित महिला वर्ग है उनके लिए उन्होंने काम किया और उनकी अपनी रचनाओं में उन्हें उपयुक्त स्थान दिया। जैसे रामायण के पात्र कैकेयी, उर्मिला और महाभारत की पात्र हिडिंबा और बौद्ध की पत्नी यशोधरा, इन सब के विषय में उन्होंने अपनी रचनाएं रची और समाज को एक महिला वर्ग के लिए नए सिरे पे सोचने और समझने के लिए दिशा प्रदान की। मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी लोगों को राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। परम श्रद्धेय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि गुप्त जी एक ऐसे कवि थे, एक ऐसे रचनाकार थे जो युगों में एक पैदा होता है। उनकी एक एक पंक्ति कविता नहीं सूत्र है, एक एक पंक्ति श्लोक है, आत्मसात करने लायक है। और देखना, यदि हम उनकी कविताओं में गहराई से विचार करें तो हमें लगता है कि गुप्त जी क्या लिख गए। गुप्त जी तो जो लिख गए वो संपूर्ण मानव समाज के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, वो उन्हें केवल हिंदुस्तान के लिए, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं लिखा। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। उन्होंने जैसे एक जगह लिखा कि जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ,
नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, आज प्रेम उन्माद यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब देखना इन पंक्तियों में, जहाँ वो सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, वहाँ उनने यदि भगवान का नाम उपयोग किया है तो शिव का उपयोग किया है। वो खुद लिखते हैं सबका शिव कल्याण यहाँ, शिव जो निराकार है। तो उनने यदि सबके हित की बात की है, संपूर्ण समाज की बात की है, उनने संपूर्ण विश्व की भारतवर्ष की, संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी जाति धर्म संप्रदाय रह रहे हैं, यदि सबकी बात करते हैं, तो वहाँ उनने जो मतलब अपनी कविता में शिव का को आराध्य मान करके शिव का नाम उद्घोषित किया है। उनने अपनी कविता में लिखा है, अंकित किया है, शिव जो निराकार है, जो सबका है, चाहे किसी धर्म के लोग हों, चाहे किसी जाति के लोग हों, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हों। तो उनकी कविता में यदि हम पढ़ें तो हर जगह, हर एक पंक्ति में, हर एक शब्द में कहीं ना कहीं इतनी गहरी अनुभूति है, इतनी गहरी अनुभूति है, जिसे समझ पाना शायद एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी को समझने के लिए हमें निश्चित रूप से किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उन्हें हम बार बार पढ़ें। जब 10 बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, तो उनकी गहराई तक कुछ पहुंच पाते हैं। वो इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के को लेकर के कितने अधिक आत्मविश्वासी हैं। वो लिखते हैं कि जिस कुल देश जाति के बच्चे दे सकते हैं निज बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है महामहान। वो ये समझते हैं कि जहाँ के बच्चों में संस्कार युक्त हैं, जहाँ के बच्चों में देश प्रेम की भावना है, उस देश का भविष्य कभी बर्बाद नहीं हो सकता, उस देश का भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। ये मैसेज देते हैं वो हमें। और इस मैसेज को यदि हम समझें, इस मैसेज को आत्मसात करें, तो हमें सिर्फ आज के दिन ये संकल्प लेना है कि हम सिर्फ अपने घर के बच्चों को, अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि उनमें बहुत अच्छे संस्कार दें, उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल करें। यदि हमने अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना प्रबल कर ली, यदि हमने अपने घर के बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए, तो निश्चित ये आपका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत अमूल्य योगदान होगा। आज के दिन में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकारों की एक पंक्ति को ही आत्मसात कर लें, तो शायद आपका इस धरती पर, भारतवर्ष में जो आपने जन्म लिया है, इसका जो कर्ज है, एक पंक्ति में आप वो कर्ज उतार सकते हैं, यदि आप सिर्फ उनकी एक पंक्ति को आत्मसात कर लें। मैं एक बार फिर आपको उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती 3 अगस्त को है, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को कवि कुल की तरफ से बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि जो हम सबके बुंदेलखंड के गौरव मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, हम बुंदेलखंड के और पूरे देश के गौरव हैं, जिनकी कविताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और द्विवेदी काल के सबसे प्रमुख कवि जो रहे हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त, हमारे दद्दा जी रहे हैं। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस की। उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि कहने के लिए शब्द कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ दद्दा जी के बारे में कुछ बताने की। जैसा कि बताया मैंने कि द्विवेदी काल के प्रमुख कवि रहे हैं। सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। राम पर बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा है वो तुलसीदास जी के बाद लिखने वाले दूसरे प्रबंध काव्य जो उन्होंने लिखा है साकेत, वो तुलसीदास जी के बाद ऐसा प्रबंध काव्य है कि उसके बाद किसी ने नहीं लिखा। राम के लिए उन्होंने लिखा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। अपने कवि होने का पूरा श्रेय उन्होंने राम को दिया कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए स्वयं संभाव्य है। तो राम पर लिखने वाले ऐसे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, और मैथिली शरण गुप्त जी ऐसे एक प्रथम कवि हुए हैं जिन्होंने भारत को सगुण मूर्ति सर्वेश की बताया है। उन्होंने कहा कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। भारत भारती में वो वर्णन करते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं,
नदियाँ प्रेम प्रवाह सूर, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो भारत को उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया और सगुण मूर्ति सर्वेश की बताया। अद्भुत ही वर्णन उन्होंने अपनी भारत भारती में बहुत सारे प्रसंग उन्होंने रखे हैं। एक अछूता विषय जो राम पर कई लोगों ने लिखा, लेकिन साकेत के नवम सर्ग में रामायण का एक अछूता नाम जो सबसे उपेक्षित रहा है वो उर्मिला। उर्मिला को सबसे पहले यदि किसी ने राम काव्य में प्रविष्ट कराया, उर्मिला के भावनाओं को प्रविष्ट कराया, तो वो मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। उर्मिला के द्वारा वो नारी के त्याग का किस प्रकार वर्णन करते हैं। दो पंक्तियाँ कहती हूँ कि उन्होंने उर्मिला के द्वारा कहने की कोशिश की है। जब उर्मिला को लक्ष्मण की याद आती होगी तो उन्होंने कहा कि याद की भी बात कही और अपने कर्तव्य बोध की भी बात उन्होंने उस पर कही कि उर्मिला जी कहती हैं कि भूल अवध सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, भूल अवध सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। उन्होंने पहले तो बताया कि उर्मिला जी जब व्यथित होती हैं, लक्ष्मण की याद आती है तो वो उनको बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब उन्हें अपने अयोध्या के अवध की कुल वधू होने का बोध जागृत होता है तो वो कहती उठती वह चौंक बोल कर जाओ कि लक्ष्मण आपका काम राम के चरणों की सेवा करना है। भक्त का बोध जब उन्हें होता है, अयोध्या की कुल वधू होने का बोध होता है, तो वो ऐसे कहती हैं। और भी नारी, ये तो नारी के त्याग का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन यशोधरा में वो नारी की लाचारी का भी वर्णन करते हैं कि नारी इस समय किस प्रकार लाचार है। उन्होंने कहा यशोधरा में कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इस प्रकार नारी की लाचारी का भी इस समाज को के बारे में बताते हुए कि इस समाज में नारी की क्या स्थिति है, इसको भी उन्होंने बताने की कोशिश की। और भी कई प्रकार की बातें उन्होंने बहुत सारे विषय लेने की कोशिश की है, जिसके कारण उन्होंने चेतना का कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। और भी मैथिली शरण गुप्त जी को विभिन्न प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 उन्हें साकेत के लिए दिया गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी उनको दिया गया, हिंदुस्तान साहित्य अकादमी के साथ साथ पद्म भूषण पुरस्कार भी उन्हें उनके साहित्य वाचस्पति के लिए दिया गया। बहुत सारे सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुए और ये सब हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मेरे लिए तो एक गौरव का विषय इसलिए भी है कि पिछले वर्ष उनके पुण्यतिथि पर जो उनके परिवारीजन कवि सम्मेलन कराते हैं, उसमें एक छोटी सी कलम होने के नाते मुझे भी वहाँ जाकर काव्य पाठ करने का, उस पवित्र मंच से काव्य पाठ करने का अवसर मिला, जो मेरे जीवन के गौरव के क्षणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण जुड़ गया। मैं पुनः मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में शत नमन करती हूँ और उनके जन्म दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। 3 अगस्त 1886 को वो सितारा जन्मा जिसका नाम पड़ा मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव जिला झांसी। विश्वविख्यात राष्ट्र कवि श्रीमान जी के सम्मान में मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने नारी समर्थन में प्रख्यात चिंतक रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय नारी का स्वाभिमान जागृत करने, कालजयी कवि, धार्मिक सहिष्णुता, पूरे विश्व विख्यात रहे, प्राचीन संस्कृति के रक्षक रहे हैं और हमेशा उन्होंने समाज सेवा के लिए अग्रणी कार्य किए हैं। सदैव स्मरणीय हैं, हमेशा याद करते हैं। मेरी ओर से नगरवासियों को, छतरपुर जिले वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनको सदैव याद करूंगा, सदैव नमन करता हूं। एक बार फिर से जय राष्ट्र कवि, जय मैथिली शरण जी, जय भारत। आज दिनांक 3 अगस्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में सभी जनमानस को रोटरी क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी
हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणादायक कवि थे। उनकी कविताओं को सुन के हमारे आज़ादी में शामिल होने वाले सभी वीरों ने जेल भी गए हैं, उनके गीत भी गाए हैं, उनके कविताओं को भी बोला है और उसकी प्रेरणा से ही इतना देश अपना आज़ाद हो पाया है। और आज पुनः उसकी ज़रूरत है। हमारे युवाओं के बीच में कविताओं का और हिंदी साहित्य का महत्व गिरता जा रहा है। मैं पूरे अपने जनमानस छतरपुर ज़िले से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने बच्चों को सभी लोग नई पुरानी कविताओं के बारे में, राष्ट्र कवि के बारे में पूरी जानकारी दें और उनकी कविताओं को प्रेरणादायक बनाएं। मेरे रोटरी क्लब अध्यक्ष के तौर पर मेरे रोटरी क्लब परिवार की तरफ से आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कालजयी रचनाकार हैं और इसीलिए उनका काव्य और उनके महान विचारों की जो प्रासंगिकता है वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। एक बड़ा सुखद आश्चर्य होता है जब हमें पता चलता है कि गुप्त जी की कृतियाँ भारत भारती, साकेत और जयद्रथ वध आदि आज भी प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों के द्वारा पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देखें तो आज के कठिन समय में जबकि हमारे तथाकथित राजनेता और बड़ी संख्या में जन सामान्य राष्ट्रीय हितों को एक तरफ रख के अपने निजी स्वार्थों की साधना में लगे हैं और ऐसे लगे हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। मुझे लगता है ऐसे कठिन समय में गुप्त जी का काव्य ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है, हमें प्रेरणा दे सकता है। आज हम आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन समाज और देश में अनाचार है, अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, ये सारी स्थितियाँ अभी भी हावी हैं। तो ऐसे में गुप्त जी का काव्य निश्चित रूप से इन स्थितियों से हमें बचा सकता है, हमें सद्बुद्धि दे सकता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मैथिली शरण गुप्त जी महान रचनाकार थे। वे समाज और देश में एक वैचारिक क्रांति लाना चाहते थे और उस क्रांति के ज़रिए समाज और देश में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो उनका काव्य है वो हमेशा हम लोगों को सत्कर्मों के लिए लगातार प्रेरित करता रहेगा, हमें प्रोत्साहित करता रहेगा और इस समाज को सही दशा और दिशा देने में निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस समय हम राष्ट्रकवि की रचनाओं को मन से पढ़ें, उनसे सबक लें और हम जो अपने समाज को सुधारने के लिए कर सकते हैं वो करें। जय भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी रचना से चिरगांव को अमर कर दिया। चिरगांव जैसा सभी को विदित है बुंदेलखंड का एक हिस्सा है, जिला झांसी में है, तो उससे चिरगांव ही नहीं पूरा बुंदेलखंड अमर हो गया। उनकी लेखनी में काफ़ी दम था, उनके अंदर सहृदयता, सरलता, सहजता, राष्ट्र प्रेम, ये सब भावनाएं भरी हुई थीं। वो महात्मा गांधी के संपर्क में भी थे। महात्मा गांधी ने उनकी रचनाओं के आधार पर उनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया। मैं उन्हें अपनी ओर से, भारतीय स्टेट बैंक परिवार की ओर से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को नमस्कार। आज 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से देश के लोगों को प्रेरित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी जो रचनाएं हैं, जिनमें से भारत भारती एक प्रमुख रचना है जो लोगों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करती है। भारत भारती के 3 भाग हैं। उन्होंने अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, 3 खंडों में भारत भारती लिखी है। अतीत खंड में उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की स्थिति क्या थी और हम विश्व में किस स्थिति में थे। दूसरा जो खंड है वर्तमान खंड, उन्होंने इसमें देश की विभिन्न समस्याओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि देश में उस समय क्या स्थिति थी, यहाँ के मजदूर किस तरह से परेशान थे, महिलाओं की क्या दशा थी, किसानों की क्या दशा थी
और लोग आपस में कैसा बर्ताव कर रहे थे, जिससे हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हुए थे और उससे हम निपट नहीं पा रहे थे। भविष्य खंड में उन्होंने देश के लोगों का आह्वान किया है, देश के विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, देश के किसानों को क्या करना चाहिए, वकीलों को क्या करना चाहिए, देश के जो अध्यापक हैं, अध्यापक वर्ग है, उसे क्या करना चाहिए, जिससे हम देश की विभिन्न समस्याओं से वो पा सकें, निपटारा पा सकें। और भारत भारती के माध्यम से उन्होंने देश के सभी लोगों का आह्वान किया, देश के लोगों को जागरूक किया और देश के लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है साकेत। साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है और साकेत में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उन पात्रों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने अपनी उस पुस्तक में लिखा भी है कि हमने ये जो रचना की है ये गोस्वामी जी की रामचरितमानस से पैरेलल रचना नहीं है, बल्कि जो उन्हें अपनी ओर से लगा कि ये पात्र छूट गए हैं, उनको उन्होंने अधिक महत्व दिया है। मुख्य रूप से जो साकेत है, रामचरितमानस से अंतर ये है कि रामचरितमानस में जहाँ रामचंद्र जी थे वहाँ का वर्णन किया गया है और साकेत में पूरे समय में अयोध्या में क्या हो रहा था उसका वर्णन किया गया है। साकेत में राष्ट्रकवि जी ने उर्मिला का वर्णन बहुत विस्तार से किया है, जिसका दूसरी जगह वर्णन कम मिलता है। उस बारे में अधिक महत्व दे करके उसका वर्णन किया है और बहुत अच्छे जो वार्तालाप हैं वो इतने सुंदर हैं कि उन्हें एक एक पढ़ने से पूरा उनका भाव स्पष्ट हो जाता है और वो मन में वैसे ही भर जाते हैं। उनकी और भी रचनाएं हैं। एक रचना उनकी यशोधरा है। यशोधरा में भी उन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके बेटे के बीच का वार्तालाप बतलाया हुआ है और वह भी बहुत सुंदर रचना है। उसे भी यदि आप सब लोग यदि पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत अच्छी रचना है। धन्यवाद। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को एवं खासकर बुंदेलखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जो राष्ट्र चेतना का संदेश जन जन में प्रसारित किया है, राष्ट्र चेतना की उन्होंने उस ज़माने में जो अलख जगाई है वो आज भी निश्चित रूप से प्रासंगिक है और ग्रहण करने योग्य है। उन्होंने राष्ट्र चेतना, नारी जागृति एवं अन्य जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उन सभी मुद्दों पर उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातें अपने देश के सामने अपने काव्य के माध्यम से स्पष्टता के साथ रखी हैं, वो आज भी एक उदाहरण के रूप में जानी जाती हैं और लोग उनका समय समय पर सभी जगह उदाहरण देते हैं। मैं राष्ट्रकवि जी की जयंती पर उनकी दो पंक्तियां आप सभी के सामने बोलना चाहता हूं। जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हैं यों बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है बड़ा महान। ये एक ऐसी दो छोटी छोटी पंक्तियां हैं कि जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी हम अपने देश के लिए अपने वर्तमान को निछावर कर सकते हैं और अपने भारत का एक स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हमारे समाज के ही नहीं वरन राष्ट्र के भी गौरव थे और उनकी रचनाओं को पढ़कर हमारी आज़ादी के दीवानों ने अपनी आहुति प्रदान की। आदरणीय महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करते हुए उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। बुंदेली माटी के गौरव राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की 104वीं जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को क्षेत्रवासी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं एवं श्रद्धेय दद्दा जी को सत्सत नमन। मैं आनंद अग्रवाल, अध्यक्ष जिला सुख विक्रेता कल्याण संघ,
आदरणीय परम श्रद्धेय दद्दा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रवीण प्रभात वेब पोर्टल के इस अवसर पर दद्दा जी के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रवीण प्रभात पोर्टल के सभी सहयोगियों को, हमारे प्रवीण भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह इस जनसेवा के कार्य में, सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिखाते हैं। आदरणीय मैथिली शरण दद्दा जी के प्रति जो उनकी हार्दिक श्रद्धा सुमन है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हम अपने पूरे कपड़ा व्यापारियों की तरफ से आदरणीय दद्दा जी को, परम पूज्य दद्दा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम 3 अगस्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण जयंती जो कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसकी सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चूँकि छतरपुर के बाहर हमें लगता है मध्य प्रदेश में पहला जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण के नाम से जो स्कूल संचालित है, मैं उसका संचालक हूं। और मैं सभी देशवासियों को और नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं 3 अगस्त के अवसर पर समस्त देशवासियों को राष्ट्रकवि जयंती की बधाई देना चाहता हूं। और मैं उन समस्त देशवासियों से एवं जिले के नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रकवि जी की रचनाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने उस समय जब देश हमारा अधीन था अंग्रेज़ों के समय में, तो उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिख के देशवासियों को देशभक्ति के लिए जागृत किया। और मैं उनकी जयंती के अवसर पर 2 शब्द कहना चाहूँगा उनकी लिखे रचनाओं के। मुझे कुछ पंक्ति याद आ रही है जो मैं सुनाना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त देशवासियों को राष्ट्रकवि मैथिली शरण जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैथिली शरण गुप्त हिंदी सम्राट के जाने माने कवि हैं। इनका चिरगांव में 3 अगस्त को इनका जन्म हुआ और इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों को एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में उपेक्षित महिलाओं को आगे बढ़ाया है और उनके लिए बहुत सारे रचनाएं इनने लिखी हैं। उन्हें हर तरीके से सहयोग करके समाज में उनको स्थान दिलाया है। जैसे इन्होंने महिलाओं के लिए लिखा है कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इस तरीके से इन्होंने जो हमारी जैसे कैकई है, उर्मिला है, हिडम्बा है, ऐसी जो महिलाएं हमारी समाज में इन्हें उपेक्षित माना जाता था, इनको एक विशिष्ट स्थान दिला के उनका अपना स्थान दिलाया है। ऐसे हमारे राष्ट्रकवि, हमारे सम्राट राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो हमारे समाज को लेके आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उनको मैं सत सत नमन करती हूँ। और समस्त महिलाओं की ओर से एक बार पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम सबको नमस्ते बोलना चाहती हूँ और आप सबको सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। 3 अगस्त को आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती है। हम सभी के वो काफ़ी आदरणीय हैं। हमारे समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने कविता और साहित्य के जगत में काफ़ी नाम रखा है। अपनी रचनाओं से उन्होंने न केवल व्यक्ति विशेष को बल्कि महिलाओं को भी उचित दर्जा देके, उचित सम्मान देके उनको भी विमुक्त किया है सबसे। मैथिली शरण जी की ये खासियत रही कि उन्होंने जो नेगेटिव कैरेक्टर भी रहा है किसी भी किरदार का, उसको भी अच्छी तरह से सकारात्मक रूप से उसको प्रदर्शित करते हुए अपनी कविता में उसका उल्लेख किया है। ये उनकी बहुत सकारात्मक सोच है। तो उनकी इस सोच के लिए मैं उनको प्रशंसा देती हूँ और हम सभी के लिए एक एनकरेजमेंट, एक इंस्पिरेशन का सोर्स है कि उनसे हम प्रेरणा लें कि वो जिस तरह से हर चीज़ में सकारात्मकता देख रहे थे, तो हम भी उसी तरह से हर चीज़ में सकारात्मकता देखते हुए आगे को बढ़ें। हम अपने पीछे किसी ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो सब छोड़ के उनके पद चिन्हों पे चलें। उन्होंने हम सभी गहोइयों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी काफ़ी कुछ आधार स्तंभ रखे हैं, अच्छी नींव दी है, अच्छे संस्कारों की दी है। तो हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि उन नींव को, उस संस्कारों को लेते हुए हम आगे की पीढ़ी को भी बहुत अच्छा भविष्य दें, उनमें भी बहुत अच्छे संस्कार डालें
ताकि हम अब एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर देश को अच्छे नागरिक दे सकें। मैं डॉक्टर निधि रूसिया डेंटल क्लिनिक की संस्थापक हूँ और छतरपुर और गहोई समाज के तरफ से सभी देशवासियों को मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि है और राष्ट्र कवि की ये उपाधि उनको शांति दूत महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। दरअसल मैथिली शरण गुप्त आज़ादी के दौर के एक ऐसे नज़्म निगार हैं जिन्होंने कई काव्यखंड लिखे हैं और जिसमें उन्होंने लोगों को आज़ादी की तरफ और आज़ादी की कीमत की तरफ उभारा है। इसके साथ साथ उनकी लेखनी में एक बात और भी देखने को मिली है कि उन्होंने उन मज़ामीन को भी उठाया है जिन मज़ामीन को किसी और ने नहीं छुआ। मसलन उन औरतों का उन्होंने ज़िक्र किया जिन्होंने तारीख़ का जिनको एक हिस्सा भी नहीं माना था, लेकिन उनकी अहमियत को बतलाते हुए इन्होंने अपने कलम को चलाया। यशोधरा पर उन्होंने लिखा, उर्मिला पर लिखा, केकई पर लिखा और इसी तरीके से और भी कई नाम हैं, हडम्बरा है और भी कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपने कलम को उठाया और उसका अपना हक़ अदा किया और आवाम को आज़ादी के लिए जगाने में जो उन्होंने बिगुल बजाई है, जिसको देखते हुए न जाने कितने लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। और यही वजह थी कि इन तमाम बातों को देखते हुए महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। हम तमाम मुल्क वासियों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनके साहित्य को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और उसमें बतलाए हुए रास्तों पर चलते हुए हिंदुस्तान की एक बेहतर तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे।